गुड मॉर्निंग दोस्तों जैसा कि हमने जो कल जो लास्ट की क्लास थी उसमें हमने लर्निंग को शुरू कर लिया था। तो सबसे पहले हम चलो कल जो देखा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, एक तो पढ़ा था कॉन्सेप्ट, एक करेक्टरिस्टिक्स, एक एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। ये तीन चीज़ पढ़ी थी। तो एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग में हमने पढ़ा था कि लर्निंग हर जगह है, लर्निंग फॉर्मल है। इनफैक्ट लर्निंग इज नॉट ओनली अबाउट मेमोराइज फैक्ट्स, rather is it about thinking problems, solving problems, understanding things better। मतलब लर्निंग हर जगह है, ये सिर्फ मेमोराइज करना नहीं है फैक्ट को। इस लर्निंग का मतलब हम चीज़ों को सोचें, समझें, चीज़ों को उस उनको जो प्रॉब्लम सोल्व है उनसे प्रॉब्लम सोल्व करें और चीज़ों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझें। तो आप है ना इस चीज़ को लिए दोबारा एक बार इससे पहले वाली क्लास देख सकते हो। इसको फटाफट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में हमने कहा था कि लर्निंग यूनिटरी है। यूनिटरी की मतलब है कि लाइफ के जो सारे एक्सपेक्ट्स है उसको मिला के होती है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग में भी प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान्ड मतलब इंटेंशनल और अनइंटेंशनल वो अनप्लान्ड हो गई, ठीक है। उसके अलावा लर्निंग कैन बी एक्टिव एज वेल पैसिव। और लर्निंग इज सेल्फ एक्टिव, क्रिएटिव एंड ट्रांसफर। सेल्फ एक्टिव, क्रिएटिव, ट्रांसफर ये कल पढ़े थे हमने, ठीक है। आप लास्ट की क्लास में एक बार रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूँ बस। लर्निंग इज ए प्रोसेस एज वेल एज आउटकम। लर्निंग आउटकम may or may not be desirable। लर्निंग always have moral dimensions। लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स होल, ठीक है। लर्निंग में भी इंक्रीमेंटल। लर्निंग कैन बी ट्रिगर्ड, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ी थी। फिर अपन ने क्वेश्चन किया था कि मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है लर्निंग का। तो लर्निंग का सबसे ज़्यादा जो मीनिंग है वो क्या है, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो गया, पर्सनल एडजस्टमेंट, इनकलकेशन ऑफ नॉलेज। लर्निंग मतलब सीखना, सीखना का सबसे ज़्यादा तो होगा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बदलाव, अपने व्यवहार में बदलाव। हम क्या सीख रहे हैं उससे हमारे व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है, ठीक है। अब एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग में हमने तीन चीज़ पढ़ी थी। एक तो नॉलेज, एक स्किल और एक एटीट्यूड। ये तीन मेन बेसिक है, मेन डायमेंशन है। इसके अलावा वैल्यू और हैबिट्स भी, ठीक है, हमने कल पढ़ा था। फिर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड और ये डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव स्टेज की बात की थी। जो पहला स्टेज है जो थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, जिससे इसमें क्या होता है, फाउंडेशन होता है नॉलेज का, ठीक है। उसके अलावा एसोसिएटिव स्टेज होगी, सेकंड स्टेज है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। ऑटोमेटिक स्टेज, हम अब चीज़ों को खुद अपने आप नेचुरली करने लग जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड में क्रिएटिव थिंकिंग, कोग्निटिव हो गया, एक इमोशनल इफेक्टिव हो गया और एक बिहेवियर डायमेंशन। तीन डायमेंशन है इसकी एटीट्यूड के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमने क्वेश्चन भी किया था कि स्किल्स से कौन सा लर्निंग एसोसिएटेड, कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद स्किल्स। तो प्रैक्टिस लर्निंग प्रोफिशिएंसी इन कैपेसिटी, तो इन कैपेसिटी हमारे उससे नहीं होगा, ठीक है। अब हम आज शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ लर्नर्स। दोस्तों यहाँ पे फिलहाल अगर देखें तो मैं एक टीचर हो गया, आप लर्नर हो गए। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि लर्नर्स के कितने टाइप हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इसमें अलग अलग बेसिस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लर्निंग एनवायरनमेंट प्रेफरेंस के हिसाब से देखेंगे। बेस्ड ऑन लर्निंग एनवायरनमेंट प्रेफरेंस मतलब जो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट है उसके ऊपर, हम कहाँ सीख रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, उसके ऊपर हम टाइप्स ऑफ लर्नर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर मतलब जो खुद वर्क ऑन देयर ओन और दूसरे से, मतलब जो खुद ही अपने काम कर लेता है, दूसरे से ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। चीज़ों को एनालिटिकली सोचता है और उनको प्रॉब्लम भी सोल्व कर लेता है उनको छोटी छोटी चीज़ों में। मतलब एक लर्नर होगा जो लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें जो खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, वो खुद ही चीज़ों को कर लेता है, खुद ही वर्क कर लेता है, अपना चीज़ों का एनालिटिकल सोचता है, प्रॉब्लम भी सोल्व कर लेता है उन चीज़ों को। जो अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे न कैसे अपने आप में कर लेता है। तो इसके ये लर्नर्स हो गए, ये लर्नर्स का एक टाइप है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लर्नर है दोस्तों ये। देखो हमने ये पढ़ा ना टाइप्स ऑफ लर्नर में। तो टाइप्स ऑफ लर्नर में, ठीक है, ये क्या होगा, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर, ठीक है। इसके अंदर दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, एनालिटिकली सोचता है चीज़ों को, खुद ही अपने आप में सेल्फ स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन खुद ही क्रिएट कर लेता है, मतलब खुद ही अपने आप में, और सोलो एक्टिविटीज़ करता है,
मतलब खुद ही अपने आप में चीज़ों को सीख लेता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है फील्ड डिपेंडेंट। फील्ड, वो तो फील्ड इंडिपेंडेंट था, अब आ गया फील्ड डिपेंडेंट लर्नर। ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है दूसरों से, एंजॉय करता है लर्निंग ग्रुप्स के अंदर। मतलब ये दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है चीज़ों को। जैसे कि अपन ग्रुप्स में होते, जो पीयर जो लर्निंग होती है, वही स्टूडेंट्स क्लास में बैठे रहते हैं आपस में, सारे एक दूसरे से सीखते रहते हैं एक दूसरे से, समझो, तो वो है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्निंग। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सेल इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। मतलब एक लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में इसको, मतलब उन्हीं से ही सीखता है चीज़ें। ठीक है, और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है कोई पहले का, जो इस पहले जो डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है उसी को ही फॉलो करता है। और ये एक्सटर्नल डिफाइंड गोल्स की ज़रूरत पड़ती है इसको। बेनिफिट फ्रॉम एक्टिविटीज़ लाइक ग्रुप डिस्कशन एंड ऑडियो विजुअल एड्स। मतलब ग्रुप डिस्कशन हो गया, ऑडियो विजुअल मतलब जहाँ पे ऑडियो सुन भी रहे हैं, विजुअल देख भी रहे हैं। ठीक है, तो देख जैसे मूवीज़ टाइप की हो गई, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ये फील्ड डिपेंडेंट होगा। तो लर्नर्स में एक तो हो गया एक फील्ड इंडिपेंडेंट, एक तो फील्ड इंडिपेंडेंट हो गया लर्निंग एनवायरनमेंट के ऊपर, एक हो गया फील्ड डिपेंडेंट। अब आते हैं, अब दूसरा आता है बेस्ड ऑन डिफरेंशियल कॉन्सेप्चुअल टेम्पो। कॉन्सेप्चुअल टेम्पो का मतलब है कि कितनी जल्दी स्टूडेंट रेस्पॉन्ड करता है क्वेश्चंस को, टास्क को, और एक्यूरेसी ऑफ देयर रेस्पॉन्स, और वो जो रेस्पॉन्ड करता है उसकी कितनी एक्यूरेसी है, कितना वो सही बता रहा है। ठीक है, तो वो हो गया बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल टेम्पो। इसके अंदर दो हो गई। ठीक है, एक तो हो गया फास्ट कॉन्सेप्चुअल टेम्पो इम्पल्सिव स्टाइल, एक हो गया स्लो कॉन्सेप्चुअल रिफ्लेक्टिव स्टाइल। फास्ट में क्या करता है कि तुरंत रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, तुरंत रेस्पॉन्स देगा, मिस्टेक ज़्यादा करेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा सोच ही समझ नहीं रहा, उसकी तुरंत मैसेज, तुरंत रेस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो लेस सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन हो गई, मतलब चीज़ों को तुरंत रिप्लाई दे रहा है, तो गलती करेगा तो एनालाइज, सोच, बिना सोचे समझे क्वेश्चन आंसर। एक होता है स्लो कॉन्सेप्चुअल टेम्पो में क्या होता है, केयरफुली चीज़ों को एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन को, और उसके बाद वो रिप्लाई करता है। और इसमें क्या होता है कि फ्यूअर मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, और ये थोरोली अंडरस्टैंड करता है प्रॉब्लम को, और एंश्योर करता है एक्यूरेसी हो, थॉटफुल डिसीजन मेकिंग हो। जैसे क्लास में हम देखते हैं दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे जैसे टीचर ने पूछा कुछ भी फट से जवाब दे देते हैं, वो गलत हो जाता है, कई बार वो गलत दे देते हैं क्योंकि वो सोचा नहीं, वो रटा है, कोई दिमाग में है, तुरंत उसने दे दिया। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि अपन उदाहरण लें कि कई बार के टीचर नहीं होते जो ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है, कि उनको पता होता है कि ये बच्चा है, इन्होंने रट रखा है क्वेश्चन, तो जैसे वो क्वेश्चन तुरंत क्वेश्चन जवाब दे देते हैं, और वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में बदलाव कर देता है थोड़ा बहुत, है ना। और फिर कई बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा सोच के देखते हैं, फिर वो रिप्लाई करते हैं, और उनका जो क्या है, जो आंसर होता है वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो ये होता है, ये हो गया कॉन्सेप्चुअल टेम्पो के ऊपर। फिर उसके बाद जो तीसरा जो टॉपिक, तीसरी जो चीज़ आती है वो है बेस्ड ऑन क्लासरूम लर्निंग स्टाइल। क्लासरूम लर्निंग स्टाइल मतलब क्लासरूम में तुम जो क्या क्या सीखते हो उसके ऊपर। ठीक है, एक तो होता है विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स होता है जो चीज़ों को सीख के, देख के सीखता है, जैसे चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, पिक्चर्स हो गया। ठीक है, जो ये क्या करता है, इमेज, जो इमेज होती है, पिक्चर्स होती है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। और इसके अंदर कुछ होते हैं जो वर्बलिस्ट, जो वर्ड्स और लेटर्स को देख के सीखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया विजुअल। विजुअल मतलब देख के। ऑडियो, ऑडियोट्री, ये होता है सुन के करते हैं ये। ठीक है, जैसे कि टोन या रिदम कोई भी है, डिस्कशन को एंजॉय करते हैं ये, लिस्ट एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं ये। ठीक है, ओरल, ये क्या होते हैं, ओरल लिसनर्स होते हैं, ओरल लर्नर्स होते हैं, ओरल लर्नर्स जो स्पीकिंग और हियरिंग। ठीक है, ये हो गया ओरल लर्नर्स होते हैं जो लर्न बाय लिसनिंग, दूसरों को सीखते, सुन के सीखते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो स्पीकिंग और हियरिंग, बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, वो हो गए ओरल लर्नर्स। ठीक है, ये ओरल और एक ओरल, दो हो गई। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको पता है क्या करना है, साथ साथ में कॉपी पेन रखना है हाथ में। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो इतना लेजी भी नहीं होना। जो चीज़ों को अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आप एक, आपके हाथ में कॉपी पेन जरूर होनी चाहिए। और जो ही मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा आपको सबको वो करना है, लेकिन जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, अंडरलाइन जो पार्ट है ना, वो तो एटलीस्ट आपकी उसमें कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया ये
क्लासरूम में विजुअल हो गया, ऑडियो हो गया, और उसके बाद आ गए मोटर लर्नर। मोटर लर्नर्स क्या होते हैं, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, कोई अदर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको, उससे ये सीखते हैं। जैसे कि म्यूजिक होता है तो इंस्ट्रूमेंट में वो जो पियानो हारमोनियम उन सब से सीखा जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स होता है उसमें हम खेलते हैं वो सीखते हैं, तो मोटर लर्नर्स हो गई। मोटर लर्नर्स हो गए, एक हो गया विजुअल लर्नर्स हो गए, एक ऑडिटरी लर्नर्स हो गए, तीसरा हो गया मोटर लर्नर्स। तो 3 प्रकार के हो गए, किस पे बेसिस पे, क्लासरूम पे, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं फ्लेमिंग्स वर्क मॉडल ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा है ना अभी जस्ट, ये फ्लेमिंग वर्क मॉडल का मॉडल है। फ्लेमिंग वार्क का मॉडल है ये जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेल फ्लेमिंग है, इसने 4 टाइप्स ऑफ लर्नर बताए हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे, क्लासरूम के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद विजुअल लर्नर्स, ऑडियोटरी लर्नर्स, रीड और राइट का मतलब है जो रीडिंग और राइटिंग एक्टिविटीज से सीखता है, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल से सीखता है। और एक काइनेटिक और मोटर लर्नर्स जो एक्टिविटीज से, हैंड ऑन एक्सपीरियंस से एंगेज इन फिजिकल एक्शंस टू कॉम्प्रिहेंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन, ठीक है। फ्लेमिंग वर्क का मॉडल है क्लासरूम जो मॉडल, ठीक है। अब बात आती है बेस्ड ऑन थिंकिंग स्टाइल के ऊपर। थिंकिंग स्टाइल में क्या होता है, एक तो होगा रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, ठीक है, एक हो गया प्रैक्टिकल थिंकर्स, और तीसरा होगा कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। रिफ्लेक्टिव, प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल, ये 3 थिंकिंग हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्टिव की। तो रिफ्लेक्टिव थिंकर्स क्या करते हैं, टाइम लेते हैं, डीपली कंसीडर करते हैं चीज़ों को, टाइम लेते हैं, डीपली सोचते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन लेने से पहले टाइम लेते हैं और अच्छे से सोचते हैं, ठीक है। उनको फिर उसके बाद टेक टाइम टू कंसिडर न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब टाइम लेते हैं चीज़ों को नई इन्फॉर्मेशन के लिए सोचने के लिए, ठीक है। और रिलेट करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट को पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज से, जो हमारे नए कॉन्सेप्ट जो अगर वो क्रिएट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उनको जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, जो पास्ट उनकी नॉलेज है उससे रिलेट करते हैं। और इसके अंदर क्वेश्चन वाई, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन वाई एंड एग्जामिन देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग टाइप की होगी, ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं ना, जो हर चीज़ पे क्वेश्चन पूछते हैं वाई, ऐसा क्यों है, उन चीज़ों को पास्ट से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये हो गई रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। फिर उसके बाद आ गए क्रिएटिव थिंकर्स। ये क्या करते हैं, एन्जॉय करते हैं एक्सपेरिमेंट को विद आइडियाज़ एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनसे ये नए आइडियाज़ निकालते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कोई किसी एस्पेक्ट्स की, उनको ये सोचते हैं। तो क्रिएटिव थिंकर जैसे स्टूडेंट, साइंस प्रोजेक्ट वगैरह ये सब हो गई, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एन्जॉय एन्जॉय ब्रेन स्टॉर्मिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का। इसके अंदर चलो एन्जॉय एक्सपेरिमेंट विद न्यू इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज हो गया। फिर कंसिस्टेंटली आस्क वाई टू एक्सप्लोर वेरियस पॉसिबिलिटीज, पूछते रहते हैं अपने आप से कि क्यों करें। डेवलप यूनिक सॉल्यूशन एंड शॉर्टकट, यूनिक सॉल्यूशन देते हैं और जो चीज़ों का शॉर्टकट्स भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया प्रैक्टिकल थिंकर्स। प्रैक्टिकल थिंकर्स में फोकस ऑन अप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, ठीक है। रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स चल रही है उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन आती है वो प्रैक्टिकल थिंकर्स हो गए। फोकस ऑन प्रैक्टिकल एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। और एंश्योर दे कैन अप्लाई न्यू स्किल्स डायरेक्टली टू डू देयर वर्क और पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब जो एंश्योर करते हैं कि जो भी वो नई स्किल्स अप्लाई कर रहे हैं वो उनके काम में, उनके वर्क में एक प्रकार से काम आएगी, ठीक है। उसके बाद आ गए कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज बिहाइंड इंफॉर्मेशन, मतलब कोई जो ऑलरेडी जो थ्योरीज और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके थ्रू वो चीज़ों को सोचते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, प्रेफर अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पिक्चर बिफोर एक्सेप्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, एक नई इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करने पहले वो एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ब्रॉडर एक्सपेक्ट मतलब कोई भी एक थ्योरी है
थ्योरी को, नई कोई थ्योरी आई, नई जनरेट हुई, उससे पहले वो सारी चीज़ों को पहले उसको देखते हैं कि ये और कहीं भी अप्लाई हो रही है नहीं, या फिर सिर्फ एक जगह अप्लाई हो रही, ठीक है। इसके इंटरेस्टेड इन अंडरलाइन मैकेनिज्म ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें किस प्रकार से वर्क करती हैं, उसके अंदर जो क्या क्या मैकेनिज्म है उन चीज़ों में इंटरेस्टेड रखते हैं वो, ठीक है। और ये ग्रैस्प करते हैं बोथ कॉन्सेप्ट एंड रिलेटेड आइडियाज़, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो रिलेटेड आइडिया जो उनके अंदर, उनको दोनों को ये सीखते हैं, लोग ग्रैप्स करते हैं, ठीक है। तो थिंकिंग में हो गया रिफ्लेक्टिव, हो गया रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, क्रिएटिव थिंकर्स, और फिर उसके बाद हो गया प्रैक्टिकल थिंकर्स, कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स, ठीक है। चार चीज़ हो गई। उसके बाद बेस्ड ऑन लर्निंग लिसनिंग स्किल्स के ऊपर, लिसनिंग स्किल्स में क्या हो गया, बेस्ड ऑन लिसनिंग स्किल, लिसनिंग में एक एक्टिव लिसनर्स हो गए, एक एम्पैथिक लिसनिंग। एक्टिव लिसनर्स में क्या होता है, इन्वॉल्व लिसनिंग विद ए स्पेसिफिक पर्पस और गोल इन माइंड, मतलब उनको पता है कि हमें हमारा गोल क्या है, हमें क्या चीज़ सुननी है, तो एक्टिव लिसनिंग हो, एक्टिव लर्निंग होगी, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग होगी सर। एम्पैथिक लिसनिंग गोज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, इट इन्वॉल्व कनेक्टिंग विद द स्पीकर्स इमोशनली, मतलब अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स से भी ऊपर हम एक जो स्पीकर्स होते हैं उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं चीज़ों से। जैसे कोई पॉलिटिशियन होता है, वो भाषण देता है, ठीक है, भाषण देते तो हम तुरंत उससे सुनते तो हैं ही, साथ में हम अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेते हैं, इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं ना। तो एम्पैथिक लिसनिंग हो गई। एक्टिव लिसनिंग क्या हमें पता है क्या सुनना है, इस पर लेक्चर हो गया, एक्टिव लिसनिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है इवेल्युएटिंग लिसनिंग। इवेल्युएटिंग लिसनिंग का मतलब है क्रिटिकल लिसनिंग, फोकस ऑन क्रिटिकली असेसिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, जो हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुई है उसको क्रिटिकली असेस करना। क्रिटिकली मतलब समझ रहे हो कि क्या चीज़ें ये सही है, क्या गलत है, उनको क्रिटिकली असेस करना। एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंदर क्या होता है कि लिसनिंग फॉर एन्जॉयमेंट और प्लेजर, मतलब हम बस मस्ती के लिए देख रहे, जैसे मूवी देख रहे हो आप, तो ये सब कोई कोई कलाकार है उसको सुन रहे हो आप, तो एप्रिसिएटिव लिसनिंग हो गई, ठीक है। ये हो गई, हमने अब लिसनिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद हम अब करेंगे दोस्तों, एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, पता है एक तो टैब से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, टाइप ऑफ लिसनिंग बेस्ड ऑन थिंकिंग स्टाइल बेस्ड ऑन लिसनिंग, फिर ऐसा एरो बना के छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना लेना है आपको, ठीक है। एक बार पीडीएफ से गो थ्रू कर लेना, अगर आप नहीं तो बाद में पीडीएफ को लेके और फिर पीडीएफ से जो भी हाईलाइटेड है उनको बाद में लिख लेना आप, ठीक है। देखो आप करना तो पड़ेगा दोस्तों भाई, ऐसे जीआरएफ नहीं होती ना, ऐसे नेट होता है, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि कुछ ही ना करो और उसके उससे ही नेट जीआरएफ हो जाए, तो मेरे भाई कभी नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है ना, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं लिसनिंग डिसऑर्डर से, सॉरी लर्निंग डिसऑर्डर से। लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या है, मतलब हम सीखते हैं तो लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या चैलेंज आते हैं हमारे सामने जो पीपल को लर्न करने से रोकते हैं, टफ चैलेंजेस दैट मेक इट हार्डर फॉर सम पीपल टू लर्न थिंग्स, कुछ चीज़ों को सीखने से रोकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि जो अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो एक जगह बैठ नहीं सकते, ठीक है, मतलब हाइपर एक्टिविटी, उनका दिमाग एक जगह रुकेगा नहीं, इधर उधर भगता रहेगा, ठीक है। और अब वो फिर चीज़ों जो टास्क होता है, जो चीज़ें सुनते हैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट। फिर वो डिसकैल्कुया, कैल्कुया डाइसकैल्कुया, इसका मतलब कि नंबर, डिसकैल्कुया, कैल्कुया का मतलब समझ गए, डिस मतलब डिसऑर्डर, कैल्कुया मतलब कैलकुलेशंस। तो हार्ड टू अंडरस्टैंड नंबर्स एंड मैथ प्रॉब्लम्स, मतलब मैथ प्रॉब्लम्स और जो नंबर्स होते हैं उनके उनको समझना मुश्किल होता है। फिर डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया का मतलब होता है चैलेंज, राइटिंग चैलेंजिंग अफेक्टिंग एंड राइटिंग एक्सप्रेस, और ये क्या करते हैं ऑफ्टन मिस स्पेल करते हैं वर्ड को, इवन दो
उनको पता है कि किस प्रकार से इसको करेक्ट करना है, लेकिन फिर भी वो मिस स्पेल कर देते हैं चीज़ों को। तो ये होगा डिसग्राफिया। फिर उसके बाद आता है डिसलेक्सिया, फाइंड इट हार्ड टू रीड स्मूथली एंड क्विकली। मतलब पढ़ते हैं तो उसमें अच्छे से स्मूथली और क्विकली नहीं पढ़ पाते चीज़ों को, ठीक है। मिस स्पेल करते हैं वर्ड्स को, ट्रबल अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही रीड्स, जो क्या पढ़ा है उसने उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर डाइफेजिया अफेजिया, फुल लॉस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड लैंग्वेज स्किल, मतलब लैंग्वेज के ऊपर उनकी कमांड नहीं होती है, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखते हैं डाइफेजिया में और डिसफेजिया में। तो डाइफेजिया और डिसफेजिया में क्या डिफरेंस है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो डाइफेजिया और जो अफेजिया है ना, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है। ये करते हैं पर्सन की एबिलिटी टू कम्युनिकेट, नोट लर्निंग डिसऑर्डर। मतलब डाइफेजिया और अफेजिया जो ये है, ये क्या करता है कि जो इस जब लर्नर्स होता है उसकी कम्युनिकेशन जो एबिलिटी होती है, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी होती है, उसको डिसऑर्डर करता है। लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है ये, ठीक है। और जो डिसफेजिया में क्या होता है कि पार्शियल लॉस ऑफ लैंग्वेज होता है, ठीक है। और जो एफेजिया होता है वो फुल लॉस ऑफ लैंग्वेज होता है, ठीक है। एफेजिया दोनों कंडीशन को दिखाता है, अफेजिया बोथ कंडीशन को दिखाता है। डिस्फेजिया पार्शियल लॉस, अफेजिया फुल लॉस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। फुल लॉस ऑफ लैंग्वेज और डिस्फेजिया पार्शियल लॉस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। और अफेजिया दोनों में दिखा देता है, ठीक है। फिर अब आती है, नया टॉपिक आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर। एडोलसेंट और जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। तो अपन इसकी लिंक्स ये सारणी देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एडोलसेंट्स एंड अडल्ट लर्नर्स, ठीक है। एडोलसेंट और अडल्ट लर्नर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले एडोलसेंट लर्नर्स को देखते हैं, फिर उसके बाद आएगा अडल्ट लर्नर्स, ठीक है। तो एडोलसेंट लर्नर्स क्या होता है, डिपेंडेंट होता है टीचर के ऊपर। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है एडोलसेंट लर्नर्स क्या होता है, डिपेंड होता है टीचर के ऊपर। एडोलसेंट मतलब बच्चा, अडल्ट मतलब 16-18+, ठीक है। तो एडोलसेंट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है टीचर के ऊपर। अडल्ट लर्नर्स होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, खुद अपने आप में चीज़ों को सीखने की क्षमता रखता है, ठीक है। जो एडोलसेंट लिमिटेड टाइम एक्सपीरियंस होता है, लाइफ एक्सपीरियंस होता है इसके पास, एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट। मतलब इसके पास जो एक्सपीरियंस होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत कम होते हैं, आइडेंटिटी को जल्दी से एक्सप्लोर नहीं करता है, ठीक है। और जो ये होता है अडल्ट लर्नर्स होता है, इसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये नॉलेज, नई सिचुएशंस को सीखने से पहले इसके पास ऑलरेडी कोई नॉलेज होती है, ठीक है। ये होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। और इमोशनल एक्सपीरियंस, इमोशनल चेंजेस बच्चा होता है उसके अंदर इन चीज़ों को नई, मतलब वो क्या है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन जो अडल्ट होता है इसमें कोग्निटिव डेवलपमेंट में आपको बताया था, कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जो चीज़ों को पता है, अवेयर कर सकता है चीज़ों को, ठीक है, खुद अपने आप में चीज़ों को सीख सकता है, तो वो कोग्निटिव एबिलिटीज होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, इमोशनल चेंज होता है, ये फुली स्टेबल होता है इमोशनली, मोर स्टेबल इमोशनली, ठीक है। ये होता है इन्फ्लुएंस बाय पीयर, सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सटर्नल रिवार्ड्स। स्टूडेंट्स जो उनके साथी हैं उनसे इन्फ्लुएंस होता है, सोशल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, जो एक्सटर्नल जो रिवार्ड्स जो मिलते हैं उनसे ये इन्फ्लुएंस होता है। ये जो होता है ड्राइवन बाई पर्सनल गोल्स होते हैं। अडल्ट लर्नर्स ड्राइवन बाई पर्सनल गोल्स, कैरियर एडवांसमेंट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उसके अंदर मोटिवेशन ऑलरेडी होता है और वो कैरियर की आगे की सोचता है, ठीक है, पर्सनल गोल्स से ड्राइवन होता है, ठीक है। ये बेनिफिट फ्रॉम इंटरेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ग्रुप एक्टिविटीज से बेनिफिट होता है इसको, एक्सपेरिमेंट मेथड से। ये क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस करता है, ठीक है। उसके बाद पीयर इंटरेक्शंस होता है, सोशल अप्रूवल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है इसके अंदर। मतलब बच्चा होता है, बच्चे क्या होता है, सोशल जो अप्रूवल्स होती हैं,
जो साथियों के साथ जो इंटरेक्शन होता है उनसे वो चीज़ें सीखता है। लेकिन जो अडल्ट लर्नर होता है वो मोर कोलेबोरेशन एंड सी पीयर इंटरेक्शन फॉर नेटवर्किंग। उसके बाद जो ये होता है मोर गाइडेंस एंड स्ट्रक्चर इन लर्निंग टास्क। जो बच्चा होता है उसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए होती है। वो रिकॉग्निशन ग्रेड एंड सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब उसको ग्रेड्स क्या मिलती हैं, उसको कितना पूछा जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, वो चीज़ें थोड़ा सा उसको अफेक्ट करती हैं। बेनिफिट फ्रो गाइडेंस मेंटरशिप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। गाइडेंस से बेनिफिट मिलता है उसको, मेंटरशिप से स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए उसको, ठीक है। अगर अडल्ट लर्नर की बात करें तो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है लर्निंग की, फ्लेक्सिबिलिटी प्रेफर करता है, पर्सनल ग्रोथ प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में सोचता है, फैसिलिटेशन कोलेबोरेशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर एक्सपीरियंस। डाइवर्स डेवलपमेंट लेवल्स एंड इंटरेस्ट होते हैं इसके अंदर, इसका मोर कंसिस्टेंट एंड सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग पेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने ये अडल्ट लर्नर और एडोलसेंट लर्नर और अडल्ट लर्नर की डिफरेंस देख ली क्या क्या है, ठीक है। बेसिकली अपन दो चार चीज़ें तो ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट होता है टीचर के ऊपर, ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है, एक तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा ये प्रोसेस होते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, ये फुली डेवलप्ड कोग्निटिव एबिलिटीज हो जाती हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सटर्नल रिवार्ड्स, और ये होता है ड्राइवन बाय पर्सनल गोल्स कैरियर एडवांसमेंट एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मतलब अंदर खुद का भीतर का मोटिवेशन हो, कैरियर के बारे में सोचता है, ठीक है। उसके अलावा मतलब ये चीज़ें पीयर इंटरेक्शंस एंड सोशल अप्रूवल सिग्निफिकेंट होती है इसके अंदर, इसको थोड़ी गाइडेंस चाहिए होती है, ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है, ठीक है। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में सोचता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डाइवर्स डेवलपमेंट लेवल इंटरेस्ट मोर कंसिस्टेंट एंड सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग पेस, तो ये हो गया, ठीक है, एडोलसेंट और अडल्ट लर्नर्स के बीच में। अब हम पढ़ते हैं लर्निंग थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका लर्निंग थ्योरीज, ठीक है, ध्यान रखना इसको, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका लर्निंग थ्योरीज। तो अगर हम रियल वर्ल्ड की, हम तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग की बात करें तो सबसे पहले तीन इम्पोर्टेंट थ्योरीज होती है जो हेल्प करती है टीचर्स को स्टूडेंट को जो लेसन उसको अच्छे तरीके से पढ़ाने में, ठीक है। और लर्निंग थ्योरीज एक्ट लाइक ए प्लान दैट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न वेल। लर्निंग थ्योरीज का मतलब है कि टीचर को वो हेल्प करें स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ाने में, तो ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट वो तीन है, उसमें कौन कौन सी आती है, एक तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, फर्स्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी, एक सेकंड है गैगने लेवल ऑफ लर्निंग, और थर्ड है कोल्फ लर्निंग साइकिल। ये तीन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी हम बहुत भी सारी वो पढ़ेंगे थ्योरीज, ठीक है, लेकिन ये मेन जो इम्पोर्टेंट है तीन ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये लर्निंग थ्योरीज है, ध्यान रखना दोस्त, ब्लूम टैक्सोनॉमी हमेशा क्वेश्चन का आते ही रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में 1956 डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम और उसकी टीम ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। इस थ्योरी का मतलब था, मकसद था एम एट अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर, मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें, कॉन्सेप्ट्स को इवेलुएट करें, प्रिंसिपल्स प्रोसीजर्स को इवेलुएट करें, ठीक है। तो इसके ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर थ्री डोमेन ऑफ लर्निंग है, थ्री डोमेन ऑफ लर्निंग, इस एक तो कोग्निटिव डोमेन, एक साइकोमोटर डोमेन, एक अफेक्टिव डोमेन। कोग्निटिव मतलब जो नॉलेज के ऊपर फोकस करे, साइकोमोटर मतलब स्किल्स के ऊपर फोकस करे, और अफेक्टिव डोमेन मतलब एटीट्यूड के ऊपर फोकस करे, ठीक है। ये तीन मेन डोमेन है उसके। सबसे पहले याद करना ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स प्रोसीजर, ठीक है। तो थ्री डोमेन हो गए, कोग्निटिव डोमेन नॉलेज के ऊपर, अफेक्टिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन स्किल्स के ऊपर, और अफेक्टिव डोमेन एटीट्यूड के ऊपर। तीन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, अब हम एक एक इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है।